अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, अगर आप कानून की पढ़ाई करते हैं या इस तरह का दूसरा कोई विषय पढ़ते हैं तो आपने एक सबसे चर्चित विवाद का नाम, सबसे चर्चित केस का नाम जरूर सुना होगा। उस केस का नाम है 1973 का केशवानंद भारती केस। आज यानी 24 अप्रैल को इस केस के 50 साल पूरे हो गए हैं। वो केस जिस पूरे केस में जो सुनवाई हो रही थी उसमें अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच मौजूद थी। वो केस जो अब सबसे लंबे समय तक चला था। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा केस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी पढ़ाई के लिहाज से। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे केस से जुड़े, इसी पूरे विषय से जुड़े तमाम बिंदुओं को, तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो केशवानंद भारती केस था वो केस आखिर था क्या, उस केस में किस तरह की बातें की गई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को भी जानेंगे, बैकग्राउंड पर भी बात करेंगे और साथ ही इस पूरे केस के तहत क्या डिसीजन देखने को मिला था उस डिसीजन को भी जानेंगे और अब तक इस पूरे डिसीजन का कहां कहां उपयोग किया गया है, किस तरह से उपयोग किया गया है, उसका पैटर्न क्या रहा है, उस पैटर्न को भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो मेंस का होने वाला है और साथ ही ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले केशवानंद भारती केस के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो भारत में बहुत सारी चुनौतियां मौजूद थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति मौजूद थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई भी संपत्ति मौजूद नहीं थी। तो ऐसे में आजादी के समय जो हमारे देश में आर्थिक असमानता थी वो बहुत ज्यादा विशाल स्तर पर मौजूद थी। तो ऐसे में इस आर्थिक असमानता को देखते हुए देश में सुधारों की जरूरत को महसूस किया गया, रिफॉर्म्स की जरूरत को महसूस किया गया और इन्हीं जरूरतों को महसूस करते हुए देश की अलग अलग सरकारों द्वारा तमाम तरह के कानून भी पेश किए गए, तमाम तरह के संशोधन लाए गए। इन कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि देश में वर्तमान समय में जो बहुत ज्यादा असमानता मौजूद है, जो इनइक्वालिटी मौजूद है गरीब और अमीर के बीच में, उस इनइक्वालिटी को कुछ हद तक कम किया जा सके। और इन्हीं कानूनों में से केरल का भी एक कानून था जिस कानून का नाम था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। अब ये जो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 था, इस पूरे अधिनियम के माध्यम से मुख्य तौर पर केरल में ये तय कर दिया गया था कि कोई व्यक्ति कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। यानी कि लैंड की एक सीमा तय कर दी गई थी कि किसके पास कितनी भूमि हो सकती है, किसके पास कितनी जमीन हो सकती है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि कई लोगों जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि मौजूद थी उनसे उनकी भूमि ली जाने लगी, उन भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा। और ऐसा ही एक केस हमें कासरगोड जिले के एडनीर मठ में देखने को मिला जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि मौजूद थी। तो ऐसे में केरल की सरकार उस पूरे मठ की भूमि को अपने अधीन लाने लगी, उसका अधिग्रहण करने लगी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि इसकी वजह से मठ का जो दैनिक कामकाज था वो प्रभावित होने लगा क्योंकि उसकी उसकी तमाम भूमि पर उसके काम प्रसारित थे। तो ऐसे में इसकी वजह से जो मठ था उसको नुकसान होने लगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर केरल सरकार के इसी भूमि सुधार अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई और इसी केस को हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद यानी केरल राज्य केस के नाम से जानते हैं। तो यही इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट केस रहा है। इस पूरे केस में खासतौर पर यह कहा गया था कि केरल सरकार ये जो कानून लेकर आई है ये पूरा का पूरा कानून संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये पूरा कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करता है। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो जो हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने से जुड़े मामलों को खुद प्रशासित कर सकते हैं, उनका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तर्क ये दिया गया था कि केरल सरकार रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मामले में इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है और इसी तर्क के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया गया था। इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको केशवानंद भारती केस में जो डिसीजन आया था
उसको समझना है, उसको सही ढंग से जानना है, तो उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम डिसीजन दिए थे, उन तमाम निर्णयों पर भी एक बार बात कर ली जाए। इस पूरे विषय से जुड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिसीजन थे, वो पहला डिसीजन हमें 1951 में देखने को मिलता है और दूसरा डिसीजन 1965 में देखने को मिलता है। 1951 वाले जो केस था उसका नाम था शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, और जो दूसरा मामला था उसका नाम था सज्जन सिंह केस। अब ये जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला था, इस मामले में भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, और ये जो सज्जन सिंह वाला केस था, इसमें भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही तरह का डिसीजन दिया था। मतलब कि सज्जन सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस का अपना निर्णय को दोहरा दिया था। क्या डिसीजन था इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा था कि भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, उसे मौलिक अधिकार समेत संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है, किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि इस डिसीजन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, उसे संविधान में संशोधन की समग्र शक्ति दे दी गई, एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। यानी कि सरकार या फिर संसद संविधान के किसी भी हिस्से में अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकती थी। तो यहां पर ये एक बहुत विशेष डिसीजन था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी कहा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, उस अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द का जिक्र किया गया है, इस शब्द में, इस कानून के दायरे में केवल सामान्य कानून ही शामिल होंगे, केवल ऑर्डिनरी कानून को ही शामिल किया जाएगा, और इसमें हम जो संविधान संशोधन होते हैं उससे जुड़े कानूनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे डिसीजन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अनुच्छेद 13 आखिर है क्या। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, वो ये कहता है कि अगर सरकार कोई कानून लेकर आती है और वो कानून भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उसके असंगत होते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है, भारतीय न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के माध्यम से यह कह दिया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द का जिक्र है, उसमें केवल ऑर्डिनरी कानून आएंगे। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो गया कि केवल ऑर्डिनरी कानूनों को रद्द करने की शक्ति ही सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया इसके माध्यम से कि ये संविधान संशोधन शामिल नहीं होते हैं। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार कोई संविधान संशोधन लेकर आती है और उसके माध्यम से भारत के मौलिक अधिकार में कोई बदलाव किया जाता है, या फिर वो संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, तो इसके बावजूद भी उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा, उसे इल्लीगल करार नहीं दिया जाएगा। तो ये हमें इन 2 डिसीजंस में देखने को मिलता है। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी नहीं रह पाती। इसके बाद हमें देखने को मिलता है साल 1967 का गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नए सिरे से इस पूरे विषय की जांच की जाती है, और अपने पुराने जो डिसीजंस थे, ये जो दोनों डिसीजंस थे, इन डिसीजंस में दिए गए निर्णयों को पूरी तरह से पलट दिया जाता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अपने डिसीजन में? तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कहता है कि भारत की जो संसद है, वो संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि एक नया स्टांस लिया जाता है, एक नई स्थिति बनाई जाती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अब 1967 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है, वो शक्ति केवल भारत की संविधान सभा के पास मौजूद थी। तो यहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन देखने को मिलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में यह भी कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अगर सरकार कोई भी संशोधन लेकर आती है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है, तो ये सरकार को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यानी कि अगर संसद कोई भी संविधान संशोधन लेकर आती है, तो उस संविधान संशोधन को भी अनुच्छेद 13 के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार कोई संविधान संशोधन लेकर भी आती है और वो संविधान संशोधन भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उस संविधान संशोधन को पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर हमें अब सुप्रीम कोर्ट के 2 कॉन्ट्रडिक्शनरी डिसीजंस देखने को मिलते हैं। एक पहले वाले डिसीजन, बच्चन सिंह केस वाला डिसीजन, और दूसरा गोलकनाथ केस वाला डिसीजन।
अब गोलकनाथ केस वाले डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर सरकार की, संसद की जो शक्तियां थीं, उन शक्तियों को सीमित कर दिया था। यानी यहां पर हमें सरकार और न्यायपालिका यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। और इसी टकराव को आगे बढ़ाते हुए सरकार कुछ संविधान संशोधन लेकर आती है, जिन संविधान संशोधनों के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन की वैधता को, उस डिसीजन की मान्यता को रद्द करने की कोशिश की जाती है। इसमें पहला संविधान संशोधन था 24वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से सरकार ने स्वयं को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी थी। और दूसरा संविधान संशोधन था 25वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से सरकार ने संपत्ति से जुड़े अधिकार को थोड़ा बहुत सीमित कर दिया था, उसका जो दायरा था उसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया था। और यहाँ पर तीसरा संविधान संशोधन था 29वां संविधान संशोधन। अब ये जो 29वां संविधान संशोधन है, ये कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 29वें संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने केरल सरकार के जो भूमि सुधार अधिनियम थे, उन अधिनियमों को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया था। अब 9वीं अनुसूची का मतलब यह है कि 9वीं अनुसूची में जिन कानूनों को शामिल किया जाता है, उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि अब यह तय हो गया था कि जो केरल सरकार के कानून हैं, उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो ये यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड की बात हुई। इस तरह से जो केशवानंद भारती केस है, उस केस के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था, एक प्लॉट तैयार हो गया था। अब उस पूरे केस में क्या हुआ, केस के डिसीजन में क्या हुआ, उस पर बात करते हैं। तो जो केशवानंद भारती केस था, ये पूरा केस का निर्णय हमें 24 अप्रैल 1973 यानी आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले देखने को मिला था। इस पूरे केस में तकरीबन 7-6 की मेजॉरिटी से निर्णय आया था। इसका मतलब ये था कि 7 जज ऐसे थे जो कि मुख्य तौर पर इस पूरे निर्णय के पक्ष में थे, और 6 जज ऐसे थे जो कि इस निर्णय के विपक्ष में खड़े थे। और यहाँ पर टोटल संख्या जो होती है वो है 13, और 13 जजों की जो बेंच है वो अब तक सुप्रीम कोर्ट में गठित की गई सबसे बड़ी बेंच है। तो इस वजह से भी इस पूरे डिसीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि सरकार जो है, संसद जो है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। क्यों कर सकती है? ताकि सरकार नागरिकों के प्रति उसकी जो सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक अपवाद दिया था। अपवाद यानी एक्सेप्शन ये था कि जो भी संविधान संशोधन किया जा रहा है, वो स्पष्ट तौर पर संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव ना करता हो, संविधान के जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव ना करता हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के माध्यम से मूलभूत ढांचे का सिद्धांत गठित किया था। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हमें यहां से देखने को मिलता है। अब इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, इस पूरे सिद्धांत को जानने की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि संविधान के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, बहुत ज्यादा मूलभूत होते हैं। और ऐसे में अगर आप संविधान के इन बेसिक एलिमेंट्स में संशोधन करते हैं, तो संविधान की जो मूलभूत धारणा है उसी में बदलाव हो जाएगा, जो फिलॉसफी है वही बदल जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सरकार संविधान के इन मूलभूत तथ्यों में बदलाव नहीं कर सकती है, इन एलिमेंट्स में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? तो इन एलिमेंट्स में आप संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को शामिल कर सकते हैं। यानी कि सरकार संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। इसके अलावा आप इसमें मौलिक अधिकार को शामिल कर सकते हैं, आप न्यायिक समीक्षा को शामिल कर सकते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर सकते हैं। यानी कि सरकार हमारे संविधान के जो सेक्युलरिस्ट नेचर है, उस नेचर में बदलाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ये कौन तय करेगा कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका ने खुद उठाई है। न्यायपालिका खुद ये तय करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और अलग अलग डिसीजंस के जरिए इस चीज को तय किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सिद्धांत की आलोचना भी की जाती रही है। आलोचना हमेशा इस आधार पर होती रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत संविधान के तहत जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। यानी कि न्यायपालिका अलग काम करेगी, जो इसके अलावा जो विधायिका है वो अलग काम करेगी, जो कार्यपालिका है वो अलग काम करेगी। तो इस तरह से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो हमें संविधान में देखने को मिलता है,
ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है वो इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा जो वो सिद्धांत है वो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। संसद एक तरह से संप्रभु निकाय है, लेकिन अगर उसके निर्णयों की समीक्षा की जाएगी तो ज़ाहिर तौर पर उसकी जो संप्रभुता है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसके अलावा इस आधार पर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जाती है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट केवल उन मामलों में इस सिद्धांत का उपयोग करता है जहां पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए आप 2015 के एक मामले को ले सकते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए 99 संविधान संशोधन अधिनियम को अवैध करार दे दिया गया था, इसको इलीगल बना दिया गया था। अब ये जो 99वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से सरकार मुख्य तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को गठित कर रही थी और इसके माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की बात की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पर जब बात आई तो वहां पर इस पूरे सिद्धांत का उपयोग किया और पूरी तरह से सरकार के इस कानून को रद्द कर दिया गया। तो ये तो अक्सर इसकी आलोचना की बात हुई। अब यहाँ पर इस पूरे सिद्धांत का उपयोग कब कब किया जाता रहा है उसके एक पैटर्न को भी जान लेते हैं। इसके पैटर्न की बात करें तो 1973 में जब ये सिद्धांत देखने को मिला था, 1973 के बाद से अब तक भारतीय संविधान में तकरीबन 60 बार संशोधन किया जा चुका है और इन 60 संशोधनों में से तकरीबन 16 मामलों को यानी 16 संविधान संशोधनों को मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर चुनौती दी गई थी। इसमें से 9 मामलों में संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा गया, यानी कि 9 मामलों में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकार संविधान लेकर आई है वो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसमें से जो 6 मामले थे वो आरक्षण से जुड़े हुए थे, जैसे ओबीसी आरक्षण हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जुड़ा आरक्षण हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया, तो इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही रखा गया। इसके अलावा 7 मामले ऐसे थे जहां पर संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया गया। इसमें से जो 6 मामले थे उसमें आंशिक रूप से रद्द किया गया और एक मामला ऐसा था जहां पर पूर्ण रूप से एक कानून को रद्द कर दिया गया और ये जो मामला था पूर्ण रूप वाला वो 2015 का मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के प्रावधान को, उससे जुड़े संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। तो ये तो पैटर्न की बात हुई। इस पैटर्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि अक्सर मुख्य तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल उन्हीं स्थितियों में इस पूरे सिद्धांत का उपयोग किया गया है जहां पर मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ था, जहां पर जुडिशरी की बात थी, तो इसी आधार पर अक्सर आलोचना भी की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट केवल तभी कि इस सिद्धांत का उपयोग केवल अपने फेवर में ही करता है। तो ये तो इस पूरे सिद्धांत की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। बहुत सीधा सा सवाल है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है वो क्या है, इसका विकास किस तरह से हुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका क्या योगदान रहा है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, इन तीनों केसों की टाइमलाइंस क्या थी। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर दें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।